नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बना सकूं। तो आई होप कि आप इसे कंसिडर करेंगे और चैनल के प्रति जो प्यार था उसे बना के रखेंगे। आज हम फिर से एक संविधान का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, सिटीजनशिप। आज हम लोग भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका टॉपिक है इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। 2 पार्ट कौन कौन से? एक पार्ट में जो अभी चल रहा है, इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे संविधान में सिटीजनशिप के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक, दूसरे पार्ट में हम लोग अधिनियम के बारे में कवर करेंगे, वो अधिनियम जो सिटीजनशिप के लिए बनाए गए, यानी वो एक्ट जो सिटीजनशिप के लिए बनाए गए, उनमें क्या क्या संशोधन हुआ। ठीक है, 1955 से लेके 2020 तक जितने भी करंट इश्यूज हैं सबको पार्ट 2 में कवर करेंगे। जैसे एनआरसी का मामला हो गया, असम का डिस्प्यूट हो गया, असम अकॉर्ड के बारे में बात हो गई, ये सारी चीजें आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा। आज का जो फर्स्ट पार्ट है ये हो सकता है कि ज्यादा आपके लिए फैक्चुअल टॉपिक ना बने, फिर भी इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम नेक्स्ट पार्ट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सिटीजनशिप की। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि सिटीजनशिप होता क्या है। ध्यान रखिएगा, संविधान में कहीं भी सिटीजनशिप को डिफाइन नहीं किया गया है, यानी नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है। डायरेक्ट वे में नहीं किया गया है, इनडायरेक्ट वे में आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 एंड आर्टिकल 8, इनमें क्या किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है। क्या, कैसे करके? मतलब आर्टिकल के बेस में नागरिकता को डिफाइन किया गया है। वैसे अगर आप बुक रीडिंग करते हैं, अगर आप कुछ पुरानी किताबों को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो एरिस्टोटल, जिसे आप हिंदी में अरस्तु कहते हैं, उन्होंने भी नागरिकता की परिभाषा दी थी और उन्होंने कहा था कि अगर किसी टेरिटरी में, अगर किसी सीमा में निवास करने वाले किसी व्यक्ति को अगर कुछ अधिकार प्राप्त हैं जो कहां से मिल रहे हैं, जहां वो निवास कर रहा है उस देश से मिल रहे हैं या उस राज्य से मिल रहे हैं, तो अगर अधिकार मिल रहे हैं तो वो व्यक्ति उस क्षेत्र का निवासी कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। ठीक है, वैसे निवासी और नागरिक में काफी फर्क होता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको अधिकार प्राप्त हैं तो आप उस देश के क्या होंगे? नागरिक होंगे। ये एरिस्टोटल ने कहा था। कुछ ऐसी ही डेफिनेशन हमारे भारतीय संविधान में भी है, चलिए उसको समझते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कभी सिटीजनशिप की बात हो तो सिटीजनशिप की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे ध्यान रखना है आपको कि ये किसी स्टेट और उसमें जो नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, उनके बीच में एक रिलेशन होता है और इसी रिलेशन को हम सिटीजनशिप के रूप में डिफाइन करते हैं। अब यहां पे स्टेट का मतलब आप कंट्री ही समझेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग है और आर्टिकल 12 आपके अगले वीडियोज में आएगा, आगे आएगा, जहां पे स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो यहां पे आप कंट्री ही समझ के चले। स्टेट का मतलब कंट्री, यानी कंट्री और यानी देश और उसके नागरिकों के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सिटीजनशिप कहते हैं। अब देखिए रिलेशन क्या होगा। रिलेशन, सारा जो राइट्स होगा, यानी राइट्स देने की जो पावर होगी वो स्टेट के पास होगी, और राइट्स मिलेंगे किसको? सिटीजन को मिलेंगे। यानी अगर स्टेट राइट्स दे रहा है और सिटीजन को राइट्स मिल रहे हैं, तो ये जो संबंध बनेगा यही क्या कहलाएगा? नागरिकता कहलाएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा अलग शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये राइट्स क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं, इकोनॉमिकल राइट्स हो सकते हैं, सोशल राइट्स हो सकते हैं। यानी किसी भी टेरिटरी के अंदर, किसी भी टेरिटरी के अंदर अगर ये राइट्स वहां के नागरिकों को मिल रहा है, अगर ये तीनों राइट्स नागरिकों को मिल रहे हैं
मतलब वो व्यक्ति उस देश का नागरिक होगा, अगर राइट्स मिल रहे हैं तो। अगर राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो व्यक्ति उस देश का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, नागरिकता की परिभाषा समझ में आ गई होगी। यहां पे हमने डायरेक्ट डिफाइन नहीं किया है क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन संविधान में भी नहीं है, इनडायरेक्ट डिफाइन किया गया है। और इनडायरेक्ट में आप यही कह सकते हैं कि किसी देश और उसमें रह रहे नागरिकों के बीच में जो संबंध होता है उसी संबंध को हम नागरिकता कहते हैं। यानी जो देश है वो अपने नागरिकों को संबंध कुछ अधिकार देगा, यानी देश की तरफ से नागरिकों को कुछ अधिकार मिलेगा, और जिन व्यक्तियों को यह अधिकार मिल रहा है जो देश की तरफ से दिया जा रहा है, तो वो व्यक्ति उस देश के नागरिक कहलाएंगे। बहुत ही क्लियर कट शब्दों में आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप की बात कही जाती है, यानी हमारे भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि एकल नागरिकता और सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप में डिफरेंस क्या होता है। एक फैक्ट याद रखिएगा, ये जो एकल नागरिकता है ये कहां से लिया गया है, हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटेन से शामिल किया गया है। यानी एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में ब्रिटेन से आया है। आप जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान कई संविधानों के अध्ययन और कई संविधानों की बातों का एक क्या है, एक निचोड़ लिया गया है कई संविधान का, और कहां शामिल किया गया है, हमारे भारतीय संविधान में। तो जो सिंगल सिटीजनशिप है वो कहां से आई है, वो ब्रिटेन के संविधान से आई है। ठीक, आप देखिए, अगर भारतीय संविधान में आप बात करें तो भारतीय संविधान में जो अधिकार हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं क्या है, हमारे भारत में यूनियन है, ठीक है, यूनियन है, और यूनियन से क्या जुड़ा हुआ है, यूनियन से जुड़ा हुआ है स्टेट। ठीक, यूनियन है और यूनियन से जुड़े हुए क्या है, स्टेट्स हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट जो जिसका राइट केवल इस स्टेट के पास है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट कहते हैं, क्योंकि 3 लिस्ट में ये पॉलिटिकल राइट्स को डिवाइड किया गया है। तो अगर स्टेट के पास कोई सब्जेक्ट का राइट है, अगर स्टेट के पास ही किसी सब्जेक्ट का अधिकार है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट कहलाएगा, स्टेट सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें रूल्स रेगुलेशंस बनाने का जो पावर है वो केवल यूनियन के पास है, वो केवल यूनियन के पास है, तो वो सब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगी, यूनियन सब्जेक्ट्स कहलाएंगी। और वो किस में उसे कंसीडर किया जाएगा, यूनियन लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यूनियन का भी राइट्स है और स्टेट का भी राइट है, इट मींस अगर उसमें रूल्स रेगुलेशन बनाने की जो पावर है वो यूनियन के पास भी होगी और स्टेट के पास भी होगी, तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स कहलाएंगे, वो समवर्ती विषय कहलाएंगे, और उसे किसमें शामिल किया जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है तो इसकी पावर केवल यूनियन के पास होगी, यानी संघ के पास होगी, केवल संघ के पास होगी। यानी सिटीजनशिप किसकी तरफ से दिया जाएगा, केवल संघ की तरफ से दिया जाएगा, यानी ये संघ सूची का विषय होगा। और ऐसा हमारे भारत में है, हमारे भारत में एकल नागरिकता है और यह नागरिकता केवल संघ की तरफ से प्रदान की जाती है। यानी चाहे आप अंडमान निकोबार के निवासी हो, डोमिसाइल हो आपका अंडमान निकोबार का, चाहे आपका मध्य प्रदेश का डोमिसाइल हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल हो, बट आप नागरिक कहलाएंगे भारत के। यानी आपको जो नागरिकता मिलेगी वो भारत की मिलेगी।
अब चलिए समझ लेते हैं डुअल सिटीजनशिप क्या होती है। डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। तो ध्यान रखिएगा, दोहरी नागरिकता जब कहीं भी दी जाती है तो वहां पे नागरिकता जो सब्जेक्ट है वो कहां आ जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है। यानी यूनियन के पास भी पावर होगी और स्टेट के पास भी पावर होगी। अगर आप क्लासिकल एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे क्या, यूएसए। यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। अब इसका मतलब क्या है, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, यानी अगर आप अमेरिका में रहते हैं, अगर आप अमेरिका के किसी स्टेट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो आपको कैलिफोर्निया का भी क्या मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगा, और आपको अमेरिका का भी सिटीजनशिप मिलेगा। यानी आपको वहां पे डुअल सिटीजनशिप मिल गया। कई बार बच्चों के दिमाग में एक सवाल होता है कि सर जब जॉब वगैरह निकलती हैं तो पूछा जाता है कि आप मध्य प्रदेश के क्या है, निवासी हैं। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं पूछा जाता, मध्य प्रदेश के निवासी पूछा जाता है। तो डोमिसाइल अलग होता है, सिटीजनशिप अलग होता है। यहां पे सिटीजनशिप जो है वो आपको भारत की मिलेगी और जो डोमिसाइल मिलेगा वो एमपी का मिलेगा। यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आप निवास करते हैं, बट ओवरऑल ऑफ सिटीजन कहां के हैं, भारत के हैं, इंडिया के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ प्रावधान थे भारत में भी कि जहां पे डुअल सिटीजनशिप जैसा एग्जांपल दिखता था, बट वो भी 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हो गया है, खत्म हो गया है। इसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा कि जो सिंगल सिटीजनशिप होती है वो क्या होती है और जो डुअल सिटीजनशिप होता है वो क्या होता है। अब चलिए, अब जब हम बढ़ते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में, तो वहां पे सिटीजनशिप को डिफाइन करने के लिए कुछ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। यानी 5 to 11 ये आर्टिकल्स हैं जो सिटीजनशिप में दिए गए हैं। ठीक है, यहां पे सिटीजनशिप को डिटेल किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं पीछे से चल रहा हूं, 2 आर्टिकल आपको पहले बता रहा हूं और फिर आगे के आर्टिकल्स मैं बाद में बताऊंगा। तो यहां पे जैसा मैंने कहा कि यहां पे सिंगल सिटीजनशिप है और सिंगल सिटीजनशिप की वजह से जो राइट्स हैं वो किसके पास हैं, संघ के पास है। यानी आर्टिकल जो 11 है, आर्टिकल जो 11 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 11 कहता है, अनुच्छेद 11 कहता है कि भारत में अगर नागरिकता में कुछ संशोधन करना है, नागरिकता के नियमों में कुछ बदलाव करना है, किसे नागरिकता देना है, किसे नागरिकता नहीं देना है, अगर आप कहें कि 26 जनवरी 1950 को जब सिटीजनशिप को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया गया, उसमें भी अगर बदलाव करना है, उन नियमों में भी अगर बदलाव करना है, तो उसके पावर किसके पास होंगे, तो उसके पावर किसके पास होंगे, यूनियन के पास होंगे, संघ के पास होंगे। यानी ये जो विषय है वो यूनियन का होगा, यूनियन लिस्ट का होगा। और ये हमें कौन बताता है, अनुच्छेद 11 बताता है। अगर साधारण शब्दों में समझे तो इतना समझिएगा कि अनुच्छेद 11 हमें बताता है कि नागरिकता संबंधी सारे अधिकार देने के या छीनने के किसके पास हैं, इंडियन पार्लियामेंट के पास है, यानी भारतीय संसद के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बचे हुए जो अनुच्छेद हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद लिखे गए हैं उनके बारे में। ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद आपको याद रखने हैं क्योंकि इन अनुच्छेद से आपके सवाल बन सकते हैं। यानी आप कहें कि पूरी वीडियो में अगर फैक्चुअल डाटा है तो केवल अनुच्छेद ही है इस पार्ट में, दूसरे पार्ट में और डाटा आपको मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 5 की। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 2 का जो अनुच्छेद 5 है वो हमें बताता है कि भारतीय नागरिकता किस तरह से मिल सकती है। यानी यहां पे 3 एस्पेक्ट दिए गए हैं, 3 एस्पेक्ट दिए गए हैं। पहला एस्पेक्ट है कि यदि आपका भारत में जन्म हुआ हो,
यदि आपका भारत में जन्म हुआ हो, यदि आपका बर्थ प्लेस इंडिया हो, तो आप भारतीय नागरिकता के हकदार हैं। ठीक, ये अनुच्छेद 5 में जो लिखा गया है उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक, दूसरा कह सकते हैं कि यदि आपके जो पेरेंट हैं या आपके जो पेरेंट हैं उनमें से किसी एक का जन्म कहां हुआ हो, भारत में हुआ हो। यदि आपके पेरेंट्स हैं जिनमें से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, आगे चल के इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं, उनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी केवल अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पे माता या पिता में से माता या पिता में कोई एक कहां का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। तीसरी बात क्या कही गई, तीसरी बात कही गई कि यदि आप 5 ईयर से 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सिटीजनशिप के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये कहां कहा गया, अनुच्छेद 5 में कहा गया। यानी अनुच्छेद 5 में यह बताया गया कि आप किस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या किस तरह से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 6 की, आर्टिकल 6 की। ठीक है, आर्टिकल 6 में क्या कहा गया, देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो अविभाज्य भारत था, स्वतंत्रता के बाद अविभाज्य भारत यानी स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ। और जब भारत का विभाजन हुआ तो दो टेरिटरी बनी, एक था पाकिस्तान और एक इंडिया। ठीक, अब आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 क्या कहता है इसको समझिएगा। देखिए आर्टिकल 6 कहता है कि 19 जुलाई 1948, ये डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 तक अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आ गया है, अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आ गया है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। यानी 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के पहले, अगर बाद नहीं पहले, अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया आ गया है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, अब आगे समझिए आर्टिकल 6-7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 क्या कहता है इसको समझिएगा। आर्टिकल 7 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पहले कहां चला गया है, पाकिस्तान चला गया है। इंडिया से कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया, बट वो किसी कारण की वजह से अपने आप को वहां पे सेटल डाउन नहीं कर पाया और किसी रीजन की वजह से वो दोबारा इंडिया वापस आता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और इसको कहां लिखा गया, आर्टिकल 7 में लिखा गया। ठीक, अब चलिए बात करते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 में क्या बोला गया इसको समझिएगा। देखिए आर्टिकल 8 में या अनुच्छेद 8 में आर्टिकल 8 में कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता भारत की ओरिजिन के थे, यानी भारत में पैदा हुए और उनका बेटा कहीं बाहर निवास कर रहा है, कहीं बाहर वो रह रहा है, विदेश में रह रहा है, बट उसने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है, या आप कह सकते हैं कि उसने विदेशी नागरिकता को अर्जित नहीं किया है, उसने विदेशी नागरिकता को अर्जित नहीं किया है, तो वो भारत का नागरिक ही माना जाएगा, वो भारत का नागरिक ही माना जाएगा। और आगे चल के आपको कैटेगरी मिलेगी NRI की, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन या नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी NRI। ठीक है, अप्रवासी भारतीय, यानी जो भारत में नहीं रहते हैं बट हैं कहां के, भारत के हैं। इनके विषय में कहां जानकारी दी गई, अनुच्छेद 8 में दी गई। अब चलिए समझ लेते हैं कि आर्टिकल 9 में क्या कहा गया।
आर्टिकल 9 में क्या कहा गया इसके विषय में समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 9 में क्या कहा गया? आर्टिकल 9 में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति, यदि भारत का नागरिक विदेश जाता है और विदेशी नागरिकता को अर्जित कर लेता है, वहां की नागरिकता को वो स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी अगर किसी ने विदेशी नागरिकता को अर्जित कर लिया है तो उसके भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये कहां कहा गया? अनुच्छेद 9 में कहा गया। ठीक है, ये इसके बारे में यहां पे आपको जानकारी मिल गई। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया। देखिए 10 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप समझ लीजिए, वो थोड़े से पॉइंट्स वहां पे दे दिया गया है। 10 में कहा गया कि नागरिकता संबंधी जो विधान होंगे, ठीक है, नागरिकता संबंधी जो विधान होंगे वो कौन से विधान होंगे, कौन से विधान होंगे, कौन से नियम होंगे? जो संसद के द्वारा बनाए गए हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति संसद नागरिकता संबंधी नियमों के बारे में अगर पूछता है या जानने की कोशिश करता है तो उसको संसद के द्वारा बनाए गए नियमों को जानना पड़ेगा। ये आर्टिकल 10 में कहा गया। ठीक है, आर्टिकल 10 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखिएगा आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 11, ये आपको बहुत ही जरूरी है याद रखना। चलिए फिर से मैं एक बार रिव्यू कर दे रहा हूं। आर्टिकल 8 में भारत की नागरिकता को डिफाइन किया गया, वो व्यक्ति नागरिक बन सकता है जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता में से कोई एक भारत का हो, या 5 वर्ष तक वो निवास कर चुका हो, और उसके बाद वो एप्लीकेशन दे सकता है नागरिकता के लिए। आर्टिकल 6 में कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ गया है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। आर्टिकल 7 में क्या कहा गया? 1 मार्च 1947 के पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान की तरफ चला गया है और वो दोबारा पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आता है तो वो भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 8 में क्या कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता भारतीय ओरिजिन के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, बट वो व्यक्ति किसी वजह से भारत से बाहर रहता है, विदेश में रहता है, बट उसने विदेश की नागरिकता को स्वीकार नहीं किया है, तो वो भारतीय ही माना जाएगा, और इसके लिए कैटेगरी बनाएगी एनआरआई, जिसके विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, और इसके बारे में कौन कहता है? आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? नागरिकता संबंधी समस्त अधिकार इंडियन पार्लियामेंट के पास होगी, भारतीय संसद के पास होगी। यानी नियमों का निर्माण, नागरिकता संबंधी नियमों का निर्माण कौन कर सकता है? भारतीय संविधान भारतीय संसद कर सकती है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिल जाया करें, और विश्वास रखिए कि अब जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर वे में आपको मिलती रहेंगी। कुछ रीजन की वजह से काफी लंबा गैप हो गया और वीडियोस आपको नहीं मिल पाई, इसके लिए मैं फिर से फर्दर सॉरी बोलता हूं आपसे। तो चलिए, सारे जो वीडियोस में जितने भी टॉपिक अभी कवर हुए हैं उन सब की नोट्स बनाइए, ठीक है, फैक्ट्स को नोट डाउन करिए, बुक रीडिंग भी करिए ताकि और जो फैक्ट्स हैं वो आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।